साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न हैं जितने हालिया एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखेंगे, जिसमें कि डीएसओ हो गया, एमबीआई हो गया, एमडीओ हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, जूनियर लैब असिस्टेंट हो गया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिटिक्स, सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया इकोनॉमिक्स, उसको देखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें सारे एग्जाम में इकोनॉमिक्स नहीं पूछे गए हैं, सारे मिलाकर 3 ही एग्जाम में इकोनॉमिक्स पूछे गए हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। सारा इसलिए देखा गया क्योंकि सारा क्वेश्चन को देखा गया है, एनालाइज किया गया, उसमें नहीं था इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी डिटेल सेशन करेंगे ताकि आपके 2-3-4 टॉपिक जो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जवाब बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, नीति आयोग हो गया, यहाँ से बार बार, या फिर पर कैपिटा इनकम, इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, उसको मैं सारा एक एक करके पीडीएफ से सारा आपको डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ अगर हमने हाल ही एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर्स, ईवीएस, साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल के आपने सेशन नहीं देखा होगा तो 71st पीपीएससी एंड TRE4 PYQ जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारा मेरा देख सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सेशन आपको बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल में आपके रिक्वेस्ट पे, क्योंकि इतना आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे से कमेंट देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश मैंने क्वेश्चन किया, काफ़ी मुझे परेशानी करना पड़ा, क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आपका सही से चीज़ें हो जानी चाहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो इसमें सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। बैंक ऑफ बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, आपका मेन बैंक का काम करता है, सेंट्रल बैंक का, और वहाँ से सारे बैंकों को क्या जाते हैं, पैसे जाते हैं, और फिर बैंक क्या करता है, जो जनता होती है, जो भी पब्लिक होती है, उनको पैसा क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे हम लोग पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, ये सब में जो पैसा रखते हैं लोग, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रिजर्व बैंक में पैसा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर देखिएगा। तो देखिए लीडिंग, पहला हो गया बैंक फैसिलिटीज़ टू पब्लिक, जनता को बैंक सुविधाएं देती है। बिल्कुल ये गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, जनता को, हम लोगों को सुविधाएं नहीं देती है, बल्कि वो बैंक को देती है और बैंक के थ्रू हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है, रॉन्ग जो स्टेटमेंट है, पहला ही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट को देखिएगा, लीडिंग टू कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक की को ऋण देता है। बिल्कुल सही है। जो भी कमर्शियल बैंक हो गए, जो आपका SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या फिर HDFC हो गया, इनको क्या करता है, वो कर्ज देता है, जो ऋण देता है। ठीक है, तो लेंडिंग करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। माइनस द रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, आपका CRR हो गया, SLR हो गया। सिंपल सी बात है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई जारी करता है, जिसमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, बैंक फैसिलिटीज़ टू गवर्नमेंट, सरकार को बैंक सुविधाएं देता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसी के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में 90 वर्ष जो पूरा हुआ 2025 में, तो इस पर एक ये किया गया। तो पूछा जाता है कि 90 वर्ष किस संस्था का पूरा हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में 2025 में पूरा हुआ। नेशनलाइजेशन यानी कि कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण, इसका कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। पूछा जा सकता है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर बात करें कि आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर की बात करें, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो था, आज़ादी से पहले थे, जिनका नाम था स्मिथ, इनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ, इनका नाम था, क्या नाम था, ऑसबोर्न स्मिथ इनका नाम था। लेकिन ये आज़ादी से पहले थे, लगभग 1935 से 37 तक स्टार्टिंग में थे। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे, उनका नाम था CD देशमुख। 1947 से बने थे, 1943 से 1949 तक रहे थे CD देशमुख। ठीक है, अगर बात करते हैं फिर जब नेशनलाइजेशन हुआ यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का, तो LK झा का नाम सुना होगा। तो LK झा जो थे, क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में बात करें तो हाल ही में वर्तमान में गवर्नर जो आरबीआई के हैं, कौन है, तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ये कितने नंबर के हैं, 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, इनका नाम है, याद रखिएगा। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। इसमें अभी हाल फिलहाल में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर है। हालिया जो है पूनम गुप्ता बनी है नई डिप्टी गवर्नर जो है। अगर उप गवर्नर की बात किया जाए तो पहला है, जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन पहला हो गए। दूसरा हो गया TR शंकर,
तीसरे हो गए एम राजेश्वर राव और चौथे हो गए पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता की नियुक्ति जो हुई है अप्रैल 2025 में हुई है, तो याद रखिएगा ये 4 क्या हो जाएंगे, डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे आरबीआई के। इसके अलावा आरबीआई की बात करें तो आरबीआई बहुत सारा काम करता है, जैसे कि मैंने कहा था कि करेंसी नोट को क्या करता है, ये जारी करता है, गवर्नमेंट सरकारी बैंकर का काम करता है, ठीक है, तो फैसिलिटेट टू गवर्नमेंट ये करता है। उसके अलावा जो होता है विदेशी जो करेंसी होती है, एक्सचेंज करेंसी होता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है। बैंक ऑफ बैंक का यानी बैंकों का बैंक का काम करता है। इसके अलावा ये सारी काम करता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो रेपो रेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, जिसमें कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट इत्यादि के माध्यम से क्या करता है, जो भी हमारा इकोनॉमी है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो उसमें अगर बात करें कि आपसे अगर सवाल पूछा जा रहा है, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको रेपो रेट किसे कहा जाता है, नहीं बैंक रेट किसे कहा जाता है, तो देखिए बैंक रेट उसे कहा जाता है कि जब भी आरबीआई के द्वारा, बैंक रेट क्या होता है, जब भी आरबीआई के द्वारा किसी वाणिज्यिक जो बैंक, कमर्शियल बैंक होता है, उसको जो पैसा उधार दिया जाता है, मैंने क्या कहा, जब भी सामान्य ब्याज दर पे, सामान्य इंटरेस्ट पे आरबीआई के द्वारा जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है उनको पैसा ऋण उधार दिया जाता है, और ये दीर्घकालिक अवधि के लिए होता है, याद रखिएगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, यही अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बैंक रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद से एक होता है बैंक रेट के बाद से एक रेपो रेट होता है, रेपो रेट होता है। रेपो रेट क्या होता है कि इस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, देखिए वहाँ मैंने कहा कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पर कहा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो भी आरबीआई है ये क्या करता है, जो भी कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक हो गए उनको जो पैसा उधार देता है उसको रेपो रेट के नाम से जानते हैं। देखिए बैंक रेट, रेपो रेट दोनों सेम है, लेकिन लॉन्ग पीरियड हो जाता है बैंक रेट में और शॉर्ट पीरियड हो जाता है रेपो रेट में। अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स का मतलब कि उल्टा अब होगा। अब क्या करता है रिवर्स रेपो रेट में, रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए किसको पैसा दे रहा था, कमर्शियल बैंक को। अब रिवर्स मतलब उल्टा, तो अब क्या करता है, इसमें जो पैसा देता है कौन, कमर्शियल बैंक जो होता है पैसा देता है किसको, आरबीआई को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसको कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग सीआरआर के नाम से जानते हैं। तो सीआरआर क्या होता है कि किसी भी जो कमर्शियल बैंक जो होता है, वाणिज्यिक बैंक होता है, कुल जितनी जमा उसमें राशियाँ होती हैं, पैसे जितने जमा होते हैं उसके कुछ भाग को रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। सपोज करिए मेरे पास अगर बैंक कोई है, उसका कुछ अमाउंट जो है, कुछ परसेंटेज हम किसके पास जमा करते हैं, आरबीआई के पास, इसी को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, यानी कि सीआरआर के नाम से जानते हैं। एक होता है वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, जितने पैसे होते हैं ना, कुल जमा राशियाँ जो होती है उसका कुछ भाग गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी के रूप में किसके पास, आरबीआई के पास जमा किया जाता है। देखिए इसके पहले वाले में सीआरआर में क्या था, केवल नगद आरक्षित अनुपात जो था, मतलब कि कुछ पैसे जमा करना था, लेकिन इसमें गोल्ड और फॉरेन करेंसी को जमा करके रखना पड़ता है, किसमें, एसएलआर में। यही होता है सारा, थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल आपको खूब एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण बैंक जो था उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा। वही नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की जाती है। आप किस कमेटी की सिफारिश पे, शिवरमन कमेटी के सिफारिश पे की जाती है। आपको कमेंट करके बताना है कि ग्रामीण बैंक जो था, जो भी रूरल डेवलपमेंट बैंक, रूरल बैंक है, ये किस कमेटी की सिफारिश पे बनी थी, इसको बताना है। ध्यान रखिएगा बिहार में उत्तर ग्रामीण बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक, नॉर्थ जो रूरल बैंक था और साउथ वाला दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारा बेसिक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे सवाल बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट प्रेजेंटेड टू द लोकसभा अलॉन्ग विद द जनरल बजट। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो देखिए ये फाइनेंस बिल कंटेनिंग द टैक्सेशन प्रोपोल्सन्स, ये होता ही है आपका कि एक वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्ताव शामिल होता ही है। आर्थिक सर्वेक्षण, द इकोनॉमिक सर्वे जो होगा ये पेश नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हमारा भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये पेश किया जाता है। एक विनियोग विधेयक, ये एन अप्रोप्रिएशन बिल, ये भी पेश किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा,
जो होगा आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा, इकोनॉमिक सर्वे जो पेश नहीं किया जाता है। पेश कब किया जाता है? बजट के 1 या 2 दिन पहले, इसको 1 दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, स्वर्ण क्रांति जो है किस से संबंधित है? तो देखिए स्वर्ण क्रांति जो है ये शहद और बागवानी, तो बागवानी तो ऑलरेडी मैंने लिखवा रखा है लेकिन शहद नहीं लिखवाया था। ठीक है, गोल्डन फाइबर जूट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट जो है किसके द्वारा किया गया था? तो वैश्विक स्तर पे बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, और भारत में एम स्वामीनाथन के द्वारा 1966-67 में 3rd 5 ईयर प्लान में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपको खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, नीला रिवोल्यूशन जो है, ब्लू क्रांति जो है मछली उत्पादन से है, व्हाइट हो गया दुग्ध उत्पादन मिल्क से है, पीला जो हो गया तिलहन से है, स्वर्ण जो होगा गोल्डन जो होगा बागवानी फसलों से। देखिए मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा हूँ, बागवानी फसलों से, इसके साथ जो दिया गया था उसको याद रखिएगा। गोल राउंड रेवोल्यूशन जो है आलू से है, लाल जो रेड हो गया टमाटर मान से है, गुलाबी जो होगा झींगा और प्याज से है, भूरी जो ब्राउन रेवोल्यूशन है उर्वरक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं अनकन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज से संबंधित है, और ब्लैक रेवोल्यूशन जो है कच्चा तेल क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, उस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शहद, यानी कि हनी एंड हॉर्टिकल्चर, ये हो जाएगा, बी इज राइट। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि कह रहे हैं शक्तिकांत दास वाज हु इज द सर्विंग एज द करेंट एंड 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियसली। शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते थे, सदस्य थे किसके? 15वें वित्त आयोग के सदस्य, मेंबर ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, सही है। G20 शेरपा ऑफ इंडिया, भारत के G20 के शेरपा थे, ये भी सही है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी सही है। सचिव राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग, ये भी सही हो जाएगा। तो सारे करेक्ट होंगे। इसमें डी यहाँ पर नीचे कट गया है, तो क्या होगा? डी इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा 26वें नंबर के गवर्नर अभी कौन है? जिनका नाम है संजय मल्होत्रा हो जाएगा। ये प्रश्न दिख रहा होगा, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द ब्लू इकोनॉमी रेफर्ड टू? तो ये क्या हो जाएगा? हमारे महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, जिसमें मछली पालन हो गया, समुद्र से जो भी उत्पाद हम लोग निकालते हैं, किससे रिलेटेड होता है? ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ओशियन, सीज एंड द कोस्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है। द सेक्टर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा भाई? प्राइमरी रूप से क्या हो जाएगा? पब्लिक वर्क्स जो होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जानिए, स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में भारत में स्टार्ट किया गया था। द मेन फोकस ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन इन इंडिया, तो इसका मेन मकसद क्या है? तो इसका है ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड विथ, तो हरित अवधारणा की जो है ये सतत विकास, यानी कि सतत शहरी विकास से रिलेटेड, यानी कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम ऐसा काम करें जो हमारा भावी पीढ़ी आने वाले को भी फायदा हो और उनके लिए नुकसान न हो, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया? तो ये इसके लिए क्या जरूरी है भाई? तो इसके लिए जरूरी है परिवहन अवसंरचना। बिना ट्रांसपोर्ट के कोई चीज़ें नहीं हो सकती है, इसको हर्ट भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा जिसमें कह रहे हैं किसी देश के बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 41 का। तो ये दे रखा है आपको, क्या क्या इसमें दे रखा है? किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की भूमिका होती है असमानता को कम करना, नवाचार को बढ़ावा देकर विकास को सृजन करना, रिड्यूसिंग अनइक्वलिटी, क्रिएटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ बाई स्पार्किंग इनोवेशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी हो जाएगा। तो उपयुक्त क्या हो जाएंगे? इसके राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो गया कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के बारे में कुछ कथन दिया गया, इस पर आपको विचार करना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानते कितना सवाल पूछा गया ना, आप समझ नहीं सकते हैं। इस सेट में केवल डीएसओ के पेपर में हमको लग रहा है 6-7 सवाल केवल नीति आयोग से पूछा गया, इसीलिए हम नीति आयोग को थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे और 5 ईयर प्लान को भी डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले करेंगे नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को
स्थापित हुआ था। गलत है, 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ था। और किसका स्थान लिया था? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का यह स्थान ले लिया था। नीति आयोग एस्टेब्लिश इन जनवरी 2018, ये गलत है। ये योजना आयोग का प्रतिस्थापन था। बिल्कुल है, इट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि इट्स फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी सही हो जाएगा। नीति आयोग अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही हो जाएगा। कि द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी सही होगा। यानी कि 2, 3, 4 करेक्ट। कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम नीति आयोग के बारे में और नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन या फिर कहें तो 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में योजनाओं के लिए ये चलता था आपका, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ये 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था, जिसको योजना आयोग कहते हैं। इसी का स्थान जो है 1 जनवरी 2015 से कौन सा ले लिया? आपका नीति आयोग ने ले लिया। क्योंकि प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, और इसके बाद से जो उसको फाइनल टच जो देता था, अनुमोदन जो करता था, कौन करता था? जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नीति आयोग जो है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। चेयरमैन जो होते हैं पीएम होते हैं, वर्तमान में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन जो है सुमन बेरी वर्तमान में है, और इसके सीईओ जो है कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम क्या है इसके सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, सुब्रमण्यम जी दोबारा फिर से बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऊपर 5 ईयर प्लान के बारे में। सबसे पहले याद करें कि 1 अप्रैल 1951 से हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। लेकिन उस 5 ईयर प्लान में कुछ कुछ बीच में बाधाएं आती है, जिस बाधाओं को हम लोग योजना अवकाश यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लानिंग लीव कह सकते हैं, जो भी समझिए। 3 बार ऐसा हुआ है, तीनों को बार याद रखिएगा। 1966 से 69 के बीच में हुआ था। ठीक है, कोई ना कोई क्राइसिस रहा है तभी ऐसा हुआ है। तो 1966 से 69 की याद rखिएगा। दूसरा जो है 1978 से 80 के बीच में हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, मोरारजी देसाई की, आपको पता होगा। फिर से गवर्नमेंट बदलती है, उसके बाद से ये लोग 1978 से लेकर 83 का प्लान 5 साल का रहता है, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। गुरनार मिल्टन इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन इसको खत्म कर दिया। अनवरत योजना हिंदी में कहा जाता है। इसको खत्म कर दिएगा जब कांग्रेस की सरकार आई 1980 में, इंदिरा गांधी की। ठीक है, उसके बाद से 1990 से 92 फिर रहा। तो ये जो है 3 अवकाश याद रखिएगा, 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92, और तीनों अवकाश से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें देखिएगा 5 ईयर प्लान में ना, तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि इसका टाइम पीरियड क्या था। 3 आपका गैप याद रहेगा तो आपका सारा खुद निकाल लीजिएगा। याद करेंगे तो मॉडल पूछा जाता है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ जो मॉडल पूछा गया। इस बार भी पूछा गया सब मॉडल। ठीक है, टारगेट क्या था जीडीपी ग्रोथ का और अचीवमेंट क्या हुआ, ये भी पूछा गया इस बार। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसके बारे में क्या थे। बुक में हो सकता है कुछ और दिया होगा, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में यही, वही मैं मॉडल लिख के लाया हूँ। 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 1956 में स्टार्ट हुआ, जब भारत में आज़ादी मिली भारत को, और काफ़ी स्थिति भारत की खराब थी, खाने पीने की भी दिक्कत थी भारत में, तो आपको पता होगा। इसीलिए हमने ध्यान दिया किस पे? एग्रीकल्चर पे। सवाल पूछा जा सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और ये किस मॉडल पे आधारित है? हैरा-डोमर मॉडल पे आधारित है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसका टारगेट रखा गया था 2.1 का, लेकिन अचीवमेंट हो गया किसका? 3.6 का अचीवमेंट हो गया। काफ़ी ये पॉजिटिव बातें थी। ठीक है, अगला बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान जो है महानलोई से भी पूछा जाता है। इसका टारगेट रखा गया था 4.5% का, लेकिन ये अचीवमेंट हुआ 4.21% जो जीडीपी ग्रोथ रेट का। इसमें जो है धीरे धीरे हमारी चीज़ें बदलती गई, और इसमें भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया, जिसमें राउरकेला हो गया, भिलाई जो हो गया, इसके इंडस्ट्री जो बने थे, आयरन स्टील इंडस्ट्री बने थे, इसमें ये इस्टेब्लिश किए गए थे। तीसरी की बात किया जाए, तीसरी जो है फर्स्ट वाले में याद रखिएगा, पूछा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो बनी थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसको इसी में आया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान थोड़ा सा रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, ये सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। ठीक है, ये थे टारगेट 5.6 का था, लेकिन अचीवमेंट 2.72 ही हो पाया। इसका ये जो थीम क्या था याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। ठीक है,
अब कहिएगा सर इसका इंग्लिश तो प्लीज़ इतना तो आप कर लीजिए, इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ये हमसे नहीं हो रहा था, इतना खतरनाक हिंदी है कि जो मिला मैंने ला दिया, ठीक है। 1969 से 1974 जो है ये आपका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 61 से 66 चला, 66 से 69 में गैप आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने जो योजना अवकाश बताया था, फिर 69 से 74 तक आपका चौथा स्टार्ट हुआ और ये 5.7% इसका ग्रोथ रेट का ये था। इसका कोई मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, 2.05 इसका टारगेट अचीव हुआ। इसका थीम जो था स्थिरता आत्मनिर्भरता था, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 5 ईयर प्लान जो है अभी इसी एग्जाम में पूछा गया किस मॉडल पे था, तो डीपी धर मॉडल पे आधारित था। 1974 से 78 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। 4.4 का ग्रोथ रेट का ये अनुमान लगाया गया था। अचीवमेंट क्या हुआ, 4.83 का अधिक ही हो गया। निर्धनता और उन्मूलन यानी कि गरीबी उन्मूलन की बात की गई किसमें, 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 1980 में आगत निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था, उतना नहीं पूछा जाता मॉडल ये। 5.2 टारगेट था, 5.4 अचीव हुआ। गरीबी निवारण रोजगार सृजन, यहाँ तो गरीबी निवारण करेंगे, यहाँ गरीबी निवारण भी करेंगे और क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेंगे, ठीक है। 1985 से 90 का कुछ पूछा नहीं जाता है, 7th वाला था, 5 इसका टारगेट रखा था, 6.02 हुआ, यहाँ पर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1992 से 97 के बीच में डब्ल्यू मिलर मॉडल आया, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और 5.6 क्या था इसका टारगेटेड था, 6.68 अचीवमेंट हुआ। और ह्यूमन रिसोर्स जो है यानी मानव संसाधन पे इस पर फोकस किया गया, पूछा गया सवाल, ठीक है। 1997 से 2002 का 9th 5 ईयर प्लान है। इनपुट आउटपुट आगत निर्गत ये भी नहीं पूछा जाता है, 6.5 इसका टारगेट था, 5.5 अचीव हुआ। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास ये पूछा जाता है, सब जितना हाईलाइट किया सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 9 से न्यायपूर्ण, 9 इधर भी है, ठीक है। 10वां वाले में कुछ नहीं पूछा जाता है, 8 टारगेट रखा गया था, 7.7 अचीव हुआ, इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2007 से 2012 तक का था 11th 5 ईयर प्लान, इसका टारगेट रखा गया था 9 का, लेकिन इसका अचीवमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, उसका काम स्टार्ट हो गया था, किसका नीति आयोग, तीव्रतम एवं समावेशी विकास इसका क्या था, प्लानिंग था, ठीक है। 2012 से 17 12वां था, 9 टारगेट था, इसका अचीव नहीं हुआ। तीव्रतम देखिए, तीव्रता में समावेशी विकास 11 का हो जाएगा, तीव्रतम संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे जीडीपी वाला भी बात थोड़ा सा कर लेता हूँ, ख़त्म ही करते हैं हम लोग थ्योरी को, उसके बाद एक ही बार हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यू एडेड क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इन द कंट्री ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, ये क्या होता है, हमारा जीडीपी होता है। अब ये सारे सवाल नीचे वाले पूछे जाते हैं आपके। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहा जाता है। सकल वो घरेलू था, ये राष्ट्रीय है। जीएनपी कैसे निकालते, ऊपर आपने जीडीपी पढ़ा, जीडीपी में से क्या करेंगे, देश में जो विदेशी लोग आय मतलब इनकम करेंगे उसको घटा देंगे और हम लोग जो विदेशों में इनकम कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगला बात करते हैं एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है। अब इसका क्या होगा, एनएनपी बराबर क्या होता है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, जीएनपी पढ़ा है, तो जीएनपी में से हम क्या निकाल देते हैं, डिप्रिशिएशन यानी कि मूल्यह्रास को निकाल देते हैं जीएनपी में से, तो हमारा एनएनपी। देखिए बीच में यहाँ भी एन आ रहा था, यहाँ भी एन आ रहा था, ठीक है, जीएनपी एनएनपी, ठीक है, मिलता जुलता है। अगला बात करते हो, अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि निवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद कह सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी क्या होता है, देखिए डी यहाँ पे भी डी वाला यूज़ करेंगे, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास डिप्रिशिएशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। राष्ट्रीय यार इंपॉर्टेंट है बहुत ही। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट से हम घटा देते हैं क्या, जो इंडायरेक्ट टैक्सेस होता है उनको घटा के और सब्सिडी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या निकल जाता है हमारे से नेशनल प्रोडक्ट इनकम हमारा निकल जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो नीति आयोग वाला हमने क्वेश्चन कर लिया था, इसका ऑप्शन क्या था, बी करेक्ट हो रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग के कार्य हैं। इसमें नीति आयोग के आपके कार्य पूछा गया है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। चलिए पहला कार्य है ग्राम स्तर पर क्या करना, विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल। बिल्कुल क्या है स्टेटमेंट, ये सही है आपका, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो दूसरा कह रहा है कि कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, टू फोकस
ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी करना, पार्टनरशिप विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, चलिए आगे चलकर हम उसको डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको देख पा रहे होंगे, पहला कह रहा है कि बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री की बात मैंने किस में किया था, याद करिए तो सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय, 9 याद आ गया ना, कैसे क्वेश्चन सारे बन रहे हैं। 9 न्याय, 9 कहा था ना, 9 5 ईयर प्लान ये हो जाएगा, समझाना है। लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास क्या होता है, 11 5 ईयर प्लान में हो जाता है। इनके रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विद रिडक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका, 11 5 ईयर प्लान हो जाएगा। विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या, यानी कि डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग कंडीशंस ऑफ द एंड एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। तो क्या हो जाएगा, ये गरीबी उन्मूलन किस में था, 5 में था। इसको सजाना है तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, सेकेंड वाला, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनकी 5 तो है नहीं, मतलब 1 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मिलाइए तो 1 4 2 3 बिल्कुल सही है, 1 4 2 3 ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। तो इसमें जो है संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल ग्रोथ था। ठीक है, सतत एवं संपोषणीय विकास मैंने बताया था, तेजी से विकास करना, फास्टर ग्रोथ भी था, समावेशी विकास करना, इंक्लूसिव ग्रोथ भी था। लेकिन 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा, 0 फिजिकल डिफिसिट बाई 2015 ये नहीं था। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था, ये टारगेट पूछा है। व्हाट इज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान्स। तो क्या था, इसका टारगेट रखा गया था 10th का, आप जाकर देखिए चार्ट में 8 रखा गया टारगेट, तो राइट 8 हो जाएगा। लेकिन अचीवमेंट कितना का हुआ, 7.7% का हुआ, 7.7% का। तो हो सकता है सारे का थोड़ा सा अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 49 है, नीति आयोग के संदर्भ में। देखिए सब सेम पेपर का क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग। पहला कर नीति आयोग के 7 स्तंभ होते हैं, 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। ये सही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 7 पिलर, और इसके 3 विंग्स होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसके 7 पिलर को दिखा देता हूँ, इसके बाद से 3 विंग्स को बता रहा हूँ। और 3 विंग्स की बात करें तो सबसे पहला विंग्स इसका क्या है, ध्यान रखिए, हिंदी में कहे तो अनुसंधान विंग यानी कि रिसर्च विंग कहा जाता है। पहले को क्या कहते हैं, इसको रिसर्च विंग कहते हैं। दूसरे को कहते हैं परामर्श विंग, परामर्श विंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी विंग्स, कंसल्टेंसी विंग्स इसको कहा जाता है। और तीसरा विंग्स जो होता है इसको कहा जाता है टीम इंडिया विंग्स, टीम इंडिया विंग्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके 3 विंग्स हो गए, लेकिन इसके 7 पिलर होते हैं। 7 पिलर को आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नीति आयोग के 7 जो पिलर होते हैं, प्रो पीपुल प्रो एक्टिविटी, याद करिए, प्रो पीपुल प्रो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन पूछा जा सकता है। प्रो पीपुल प्रो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये कितने हैं टोटल आपके, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल क्या हो जाएंगे, नीति आयोग के पिलर हो जाएंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते फिर नीति आयोग से पूछ दिया गया। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए, और इसका क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसको सही उत्तर देना है। कह रहा नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है। नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि यह बदलाव एक वैश्विक दुनियाओं में आर्थिक नियोजन के लिए एक अति गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर से कदम दर्शाता है। द शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स ए मूव टुवर्ड्स द मोर डायनेमिक एंड द एडेप्टेबल अप्रोच टू द इकोनॉमिक प्लानिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड। दोनों इसमें स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों को क्या कर सकते हैं, कथन और कारण दोनों सही है।
और ये क्या करता है, सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑलरेडी मैंने बिहार स्पेशल में करवा दिया है कि भागलपुर बिहार में विशेष रूप से जाना जाता है, भागलपुर सिटी इज द स्पेशली नोन है। सब कई लोग इसमें कमेंट किए थे कि सर टसर सिल्क, देखिए आयोग लिया है टसर सिल्क, हमने वही बताया था, चूंकि जीआई टैग भी मिला है जर्दालू आम को, तो दोनों सही है, लेकिन आयोग अभी सी लिया है। अगर आपको डिलीट करता है इस प्रश्न को तो आपको सूचना हम लोग इसके बारे में दे देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जमुई बिहार में जाना जाता है, अपनी जमुई इज नोन एज द बिहार, तो क्या हो जाएगा, सोने के भंडार के लिए, गोल्ड रिजर्व के लिए जाना जाता है। इसको डिटेल मैंने बिहार स्पेशल में करा रखा है, वीडियो आपने नहीं देखा तो 71st बीपीएससी एनटीआरई पीवाईक्यू को वाला वीडियो है, उसमें जाके बिहार स्पेशल का सारा मैंने ओर्स मिनरल सब कुछ करवा दिया एक ही बार। डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था, डीपी धर इज प्रिपेयर्ड एंड द लॉन्च्ड, ये बुक में नहीं दिया है लेकिन हमने इस नोट्स में लिखवाया है 5 ईयर प्लान में, बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा धुंधला हो रहा है क्या, बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखिएगा पिछले वर्षों से 10% या उससे अधिक हमारा ग्रोथ रेट रहा है। अभी देखिएगा तो आपके करेंट प्राइस पे 14.5% है और फिक्स प्राइस पे 9.2% है। तो ठीक है, बिहार इकोनॉमी हैज़ द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर, सही है। बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर द प्लेइंग द पॉजिटिव रोल्स। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा धुंधला इसलिए दिख रहा है क्योंकि बड़ा कॉपी पेस्ट करके ये पेस्ट किया गया है हिंदी इंग्लिश एक साथ, इसीलिए आप लोग मैनेज करके चलिएगा। अगला कार्य कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दिए जाने वाला अधिकतम पूंजी सब्सिडी आपसे पूछ रहा है कि कितना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका कितना, 25%। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी कैपिटल सब्सिडी परसेंटेज ऑफर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग रेस 50 करोड़ अंडर द बिहार टूरिज्म पॉलिसी। तो कितना दिया गया, देखिए अगर 10 करोड़ के लिए कितना है, 30% की सब्सिडी की बात की गई, 50 करोड़ के लिए 25% की बात की गई और 50 करोड़ से अधिक के लिए भी 25% की बात की गई है। तो क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथन के बारे में पढ़ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। सही स्टेटमेंट है कि पीएम किसान सम्मान निधि इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स विथ 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही है। दूसरा कह रहा है कि इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में, मतलब 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया 3 बार में दिया जाता है, मतलब 2,000 करके 2 तिया 6, यानी कि अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विल द प्रोवाइडेड टू द ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो कथन कारण सब सही है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कुछ स्कीम दिए गए हैं, इसको मैचिंग करना है आपको। तो इसमें देखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसको कब स्टार्ट किया गया था, 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ठीक, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है अभी तक। सुकन्या समृद्धि योजना, इसको कब स्टार्ट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था आपको 2015 में। तो इसको स्टार्ट किया गया था आपको 21 जनवरी 2015 को। तो बी का 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी स्टार्टिंग की गई थी कब, आपको 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, इसकी शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 को। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर ऑफ नेशनल इनकम विल बी। देखिए इकोनॉमिक सर्वे बजट हम डिटेल में आपको कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अभी को इसी को करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि रिमेंस प्रोपोर्शनल, जिस अनुपात में वो बढ़ेगा, रिमेंस कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी, सी इज राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंपोज टू द करेंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तुओं के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी होता है, सेवाओं के आयात और निर्यात यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी होता है, लेकिन ये होता है वस्तुओं के आयात निर्यात भी होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो इसका सी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है। तो इसमें देखिएगा, तो देखिए
घरेलू बैंक्स जो होंगे ग्रामीण ऋण नहीं दे सकता है। जो भी घरेलू हम लोग पैसा रखते हैं उसमें हम ग्रामीण लोगों को ऋण, डोमेस्टिक बैंकर्स नहीं होगा। व्यापारिक बैंक दिया जाता है, कमर्शियल बैंक ग्रामीण लोगों को ऋण देता है। सही है। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये भी देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल डेवलपमेंट, मैंने कहा ग्रामीण विकास की ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, याद रखिएगा। नई औद्योगिक नीति 1991 का क्या प्रावधान था, यानी कि द मेन प्रपोजल ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा 24 जुलाई 1991 में आया था। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। एलपीजी की बात, एलपीजी उससे पहले एलपीजी आया था, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 24 जुलाई 1991 से आया था। तो इसमें कहा जाए तो कुछ उद्योगों, इसमें क्या किया गया, कुछ उद्योगों को छोड़ के इसके बाद से क्या आया गया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया। उसके बाद से हमने एलपीजी की बात की, वो अलग है। उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के क्या किया गया, लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज़ बीन द एबोलाइज्ड फॉर द ऑल इंडस्ट्री एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट लिस्ट इंडस्ट्रीज। कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। ये सही होगा। विदेशी पूंजी पर निवेश कर लगाया गया, ये रोक लगाया गया, ये भी नहीं होगा। तकनीकी जानकारी पर नियंत्रण, ये भी नहीं होगा। 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि भारत ने 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क कितना लगाया है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखिएगा तो ये हो जाएगा 48.9, मतलब कि इंडिया डिक्रीज द एवरेज टैरिफ रेट ऑन ड्यूटेबल आइटम बिटवीन द 2000 से 2024 के बीच में। तो 48.9% से लेकर 17.3%, ये सब डाटा है, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बनता है ऐसे क्वेश्चन। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार भारत में रैंकिंग क्या है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2024। तो पहला रैंकिंग किसका है, पहला चीन का है, दूसरा किसका है, जापान का है, तीसरा किसका रैंकिंग है, स्विट्जरलैंड का है, और अब चौथा अपना देश किसका हो जाएगा, अपना देश भारत का हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, 4th इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कैसा लगा सब लोग बताइएगा। नीचे आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा। और जो लोग ये पुराने वीडियो नहीं देखे हैं हमारे इस सेशन का 71st बीपीएससी एंड TRE 4 PYQ का सीरीज आप देख सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।